नमस्कार, मैं वीरेंद्र मंडावी, IRDA और सेबी रजिस्टर्ड इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्ट इन योर 30s। आज मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना क्योंकि प्रैक्टिकली हम देखें तो ये पॉसिबल ही नहीं हो पाता कि हम अर्ली 20s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें, क्योंकि जब हम 24 से 25 साल की एज में रहते हैं तो हमारी जॉब लग जाती है और अगले 4 से 5 साल ऐसे ही चले जाते हैं, जिसमें हमें इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंट भी समझ में नहीं आता। लेकिन जब हम 30s में इंटर करते हैं तब हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना शुरू करते हैं। लेकिन 30 साल के बाद इन्वेस्टमेंट कहाँ स्टार्ट करें और कैसे स्टार्ट करें, इसके बारे में हम लोग बहुत बार कंफ्यूज रहते हैं। ये जो अमाउंट आप देख रहे हो, ये आप अचीव कर सकते हैं यदि आप 30 साल की एज में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इन्वेस्टिंग हमें अर्ली 20s में ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे ही हमारी जॉब लगती है। इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल दूंगा कि कैसे आप ये अमाउंट अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, क्योंकि हमें ऐसे ही एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो मेरे अकॉर्डिंग 2 ही ऐसे एसेट क्लास है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। इसमें से पहला है स्टॉक मार्केट और दूसरा है म्यूचुअल फंड। इन दोनों में ही इन्वेस्ट करके हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। स्टॉक और म्यूचुअल फंड के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके, क्योंकि आज के डेट में यदि हम बैंक की FD रेट देखें तो इसका भी इंटरेस्ट रेट 5% के आसपास है, जो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकता। और ये 5% का जो इंटरेस्ट रेट है, ये फ्यूचर में कम होने वाला है। तो चलिए जल्दी से हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। हम मानते हैं कि आपकी एज आज की डेट में 30 साल है और आप महीने के 50,000 रुपए कमाते हैं। तो आपको इसी महीने से हर महीने 10,000 रुपए एक अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना होगा। म्यूचुअल फंड नॉर्मली 12 से 17% का रिटर्न देते हैं, लेकिन हम 15% लेते हैं। यदि आप इस 10,000 की SIP को कंसिस्टेंटली 20 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो 20 साल बाद आपका कॉर्पस बनेगा 1.51 करोड़ रुपीस। लेकिन अगर आप 20 साल की बजाय 21 साल तक इन्वेस्टेड रहते हो और आपकी SIP 20 साल तक कंटिन्यू रखते हो, तो 21वें साल में आपकी अमाउंट हो जाती है 1.77 करोड़ रुपीस। 22वें साल में 2 करोड़ रुपीस, 23वें साल में 2.41 करोड़ रुपीस, 24वें साल में 2.81 करोड़ रुपीस। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं। 1 करोड़ की वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको 20 साल लगे।
यहीं 1.5 करोड़ नेक्स्ट 2.81 करोड़ सिर्फ 4 साल में जनरेट हो गए। लेकिन यदि आप कैलकुलेशन करेंगे तो 24 साल बाद आपकी वेल्थ होती है 2.81 करोड़ और 20 साल में 1.51 करोड़ रुपीस, यानी कि अगले सिर्फ 4 साल में आपने 1.3 करोड़ रुपीस जनरेट कर लिए। इसे कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अगर आप 1 साल और इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपकी वेल्थ जनरेट होती है 25 साल बाद 3.28 करोड़ रुपीस। यहां पे एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम 20वें साल में जो वेल्थ जनरेट किए हैं और 25 साल में जो वेल्थ जनरेट किए हैं उसके बीच में यदि डिफरेंस देखें तो वो होता है अप्रोक्सीमेट 1.76 करोड़ रुपीस। वहीं 1 करोड़ की वेल्थ जनरेट करने के लिए आपको स्टार्टिंग में 18 साल लगे। लेकिन आप एक बात समझ लीजिए, अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको आज से ही स्टार्ट करनी होगी। अगर आप 1 साल भी लेट होते हैं तो आपकी 1 साल की वैल्यू 50 लाख रुपए से कम हो रही है। अब आपको ये सारी कैलकुलेशन देख के ऐसा लग रहा होगा कि आज से ही इन्वेस्टमेंट चालू कर देते हैं, लेकिन इस वीडियो के अगले कुछ मिनट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप मिस करेंगे तो शायद से आपके पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरप्ट हो सकते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को एंजॉय करने के लिए 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। पहला, कंसिस्टेंसी, यानी कि कुछ भी हो जाए आपको हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना है। और दूसरा, पेशेंस, क्योंकि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत रहती है। जैसे कि हमने पैंडेमिक में देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ऑलमोस्ट 30 से 40% डाउन हो गए थे। तो पेशेंस आपको रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में मार्केट अच्छा ही करेगा। लेकिन कंसिस्टेंसी कुछ सिनेरियो में ब्रेक हो सकता है। उसमें से एक है लोन। अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो शायद से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो सकती है। आपको म्यूचुअल फंड में हर महीने इन्वेस्ट करने शायद प्रॉब्लम हो सकती है। हमेशा ये याद रखिए कि आपको किसी भी तरह का लोन नहीं लेना है। बैंक से हम होम लोन को एक्सेप्शनल मान सकते हैं, लेकिन होम लोन के लिए भी हमें किस तरह से लोन लेना चाहिए उसका भी वीडियो आपको जल्द ही मिल जाएगा। लेकिन होम लोन के अलावा आपको न ही पर्सनल लोन लेना है और न ही व्हीकल लोन लेना है। किसी भी तरह का लोन आपको नहीं लेना है। और दूसरी चीज, अगर हमें बीच में इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ जाए तो आप शायद म्यूचुअल फंड को ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपने म्यूचुअल फंड को एक बार भी ब्रेक कर दिया तो आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ब्रेक कर दिया। अब इमरजेंसी फंड में कौन सी चीजें आ सकती है? सबसे प्रायोरिटी पे एक ही चीज आती है, अगर आपको या आपके फैमिली में किसी को मेडिकल इशू हो जाता है
तो ही आपको लम सम अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए आपको आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए एक अच्छा सा हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना बहुत जरूरी है, ताकि कोई भी मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो आपको म्यूचुअल फंड ब्रेक करने की बजाय हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से आपको मेडिकल का सारा खर्च निकल जाए। और सेकंड, टर्म इंश्योरेंस, यानी कि मेरे बाद मेरे फैमिली को एक अच्छा खासा कॉर्पस मिल जाए। इसलिए हर व्यक्ति को टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है। आपको किसी तरह का लोन नहीं लेना है, आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस लेना है और टर्म इंश्योरेंस लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक जरूर करें और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर के साथ शेयर जरूर करें, ताकि उन्हें भी पता चले कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का नॉलेज आपको रेगुलर मिलती रहे। धन्यवाद।